कल कहाँ तक हो गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो गई थी। हमने कहा 1936 में एक अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का। कहाँ हुआ था? लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1936 में, और उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 1937 में हरिपुरा की फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, जो पहली बार गांव में हुआ था 1937 में, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर एक 1938 में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1938 में, तो उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और 1939 में एक त्रिपुरी एमपी में अधिवेशन हुआ था, और उसमें जीत हुई थी, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन विवाद के कारण, यानी पट्टाभी सीतारमैया हार गए, और ये विवादित रहा एक तरीके से। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और जैसे ही इस्तीफा दिया तो मतलब गांधी जी ने जब अध्यक्ष बन गए सुभाष चंद्र बोस, तो गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और गांधी जी के साथ में अन्य लोगों ने भी, काफी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इस वजह से 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। और जब मुक्ति दिवस मना लिया गया, तब सुभाष चंद्र बोस को लगा कि ये गलत है, और गांधी जी को काफी मतलब आत्मसम्मान की बात आ गई। उन्हें ऐसा लगा कि मतलब हमारे बेइज्जती हुई है। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी बने इसके बाद अध्यक्ष। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने कर दिया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। और यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो कि 18 तक चला था। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच हुआ था। ध्रुवी राष्ट्र में कौन थे? मेन लीडर था जर्मनी, और जर्मनी के हेड हिटलर, जो आज नाम प्रसिद्ध कर गए कि ज्यादा हिटलर ना बन। वही हिटलर है जर्मनी के, ठीक है, आज नाम है उनका। और हिटलर ने अकेले छेड़ दिया युद्ध। 1939 की बात है। और जब यह विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, यह समय अच्छा मिला सुभाष चंद्र बोस जी को, और वो रातों रात निकल गए भारत से बाहर। ये 1940 की बात है, और रातों रात निकलकर कहाँ पहुंचे? डायरेक्ट काबुल से होते हुए, ठीक है, काबुल से होते हुए, काबुल कहाँ? अफगानिस्तान। यहाँ से निकलकर कहाँ गए? सीधे जर्मनी पहुंचे। और जर्मनी में पहुंचे तो किससे मिले? हिटलर से मिले। हिटलर इनके दोस्त थे, सुभाष चंद्र बोस के दोस्त थे हिटलर। और हिटलर जैसा दोस्त अगर हो तो बताइए वो किसी से डरेगा क्या? जो विश्व से लड़ने की क्षमता रखता हो, और उसका दोस्त था। जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा हमें ब्रिटेन के खिलाफ, हम भी हैं, आपने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, हम भी आपके साथ में हैं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन ब्रिटेन से हमें आज़ादी चाहिए। वो हिटलर ने फिर सुभाष चंद्र बोस जी को कहा, नेताजी आप टेंशन क्यों लेते हैं? और नेताजी जैसे कहा, नाम प्रसिद्ध हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उपाधि किसने दी नेताजी की? तो हिटलर ने उपाधि दी। सीधे पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की एक पुस्तक है, वो सीधे सीधे आता है, तो मीन कैंप कहते हैं, मीन कैंप, ठीक है, मेरा संघर्ष हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में मीन कैंप लिखते हैं, ठीक है, मीन कैंप। तो यह हिटलर की पुस्तक है, याद रखिए, ये पूछ दिया जाता है। कभी पढ़िए हिटलर की पुस्तक मीन कैंप, ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। और जब हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, मीन कैंप, मेरा संघर्ष, बहुत अच्छी पुस्तक है, हमने पढ़ी पूरी की पूरी, कम से कम नहीं होगी तो 400 पेजों की होगी, ठीक है। हाँ, यही जितनी ये बुक है ना, आप ये समझ लीजिए कि ऐसी ही बुक है।
ठीक है, ये बुक जितनी मोटी है इतनी ही है मेरा संघर्ष मीन कैंप हिटलर की, सेम हूबहू। हमने पढ़ा है एक कृष्ण जी की आत्मकथा है, ऐसे इतनी मोटी कृष्ण जी की आत्मकथा भी है, ऐसे हिटलर की आत्मकथा है इतनी ही। ठीक है, तो ये चीज़ है, मीन कैंप हो गया। तो जब ये गए जर्मनी और उन्होंने कहा, उन्होंने आश्वासन दिया, और ये हिटलर सोच रहे थे कि हम 2-3 महीने में जीत लेंगे ब्रिटेन को। और उन्होंने क्या किया, इनके दोस्त थे, जर्मनी के दोस्त यानी हिटलर के दोस्त, एक देश था रूस। जब रूस इनका दोस्त था और इसने क्या किया, रूस के खिलाफ भी आक्रमण कर दिया। हिटलर ने सोचा इसको तो जीत ही लेंगे ब्रिटेन को, अब रूस पे भी आक्रमण कर दे, इसे भी जीतना, यानी विश्व विजेता बनना है। और जब अपने दोस्त के ऊपर आक्रमण कर दिया, उस समय जो रूस था वो दमदार था, और ये उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, हिटलर के लिए। रूस के आक्रमण हुआ तो आधी सेना वहां चली गई और यहां भी लगी थी, और ये जो 2-4 महीने सोच रहे थे 2-4 महीने में जीत लेंगे ब्रिटेन को, ये लग गए काफी साल। 39 से कब तक चला, 45 तक। 2-4 महीने का सोच रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त साधन है, जीत के खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि ब्रिटेन भी कमजोर नहीं था। कहां से कमजोर होगा, भारत जो अर्थव्यवस्था में नंबर 1 था उस समय, उसकी पूरी संपत्ति तो ब्रिटेन के पास पहुंच गई थी। कहां से कमजोर था ब्रिटेन, और भारत ही एक देश नहीं था, विश्व के तमाम बड़े बड़े देशों पर कब्जा था ब्रिटेन का। उसे आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं थी, और आर्थिक दृष्टि नहीं, सैनिक बल से कमी नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो ये है। बताइए, इतने देशों पर अगर गुलाम बनाए होगा, कितने देश थे, लगभग 137 देश गुलाम बनाए हुए था ब्रिटेन। 137 देश माने रखते हैं विश्व के। अगर इतने देश अगर गुलाम है तो वहां से थोड़ा थोड़ा सेना भी आएगी तो बहुत होती है। अकेले भारत से अगर सेना पहुंच जाएगी तो बहुत होती है। ठीक है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में, 1916 में जब गांधी जी आए थे, सर्जेंट का कार्य किया था और बहुत से सेना में भर्ती किए थे भारतीयों को। ऐसा ही सोच रहे थे अंग्रेज कि फिर गांधी जी क्या करें, हमारा सहयोग करें। ठीक है, सहयोग करें। ये थोड़ा सा बाद में बताएंगे, पहले सुभाष चंद्र बोस का हो जाए, फिर इसके बाद यहां से ले चलेंगे 1940 से। हमने कहा हिटलर के यहाँ पहुंचे सुभाष चंद्र बोस, और इसके बाद जब रसिया पर आक्रमण कर दिया, सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि अब दिक्कत हो गई, अब दिक्कत हो गई, यहाँ से निकला जाए। और वहाँ से निकल पड़े सुभाष चंद्र बोस और सीधे कहाँ पहुँचे, जापान पहुँचे। वहाँ से सीधे जापान पहुँचे और जापान में देख रहे थे कि भारतीय सैनिक कुछ थे और अन्य, तो इनके बीच संघर्ष चल रहा था। जापान में इन्होंने क्या किया, जापान में इन्होंने एक स्थापना की, किसकी, आजाद हिंद फौज की सरकार, आजाद हिंद सरकार का गठन किया। अच्छा, आजाद हिंद सरकार से पहले आजाद हिंद फौज के बारे में समझ लीजिए। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, 1942 में हुई। किसने किया, हमने कहा इसकी स्थापना जो की वो रास बिहारी बोस ने की, रास बिहारी बोस ने की। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा लीजिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में की, लेकिन आजाद हिंद फौज ये एक जो सोच थी वो किसकी सोच थी, कैप्टन मोहन सिंह की थी, कैप्टन मोहन सिंह। और आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार या आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में किसने की, ये है स्थापना, ये स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो कितने व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति रिलेटेड हैं और तीनों ऑप्शन में आते हैं, तो दिमाग में बैठा लीजिए। 1942 में स्थापना किसने की, रास बिहारी बोस ने। लेकिन ये सोच किसकी थी कि ऐसा बनाया जाए, कैप्टन मोहन सिंह की। जैसा नाम लगा है कैप्टन, कैप्टन किसे कहा जाता है,
सेना का जो हेड होता है ना, एक बटालियन वगैरह होती है, उसका हेड होता है तो कैप्टन उन्हीं को तो बोला जाता है। तो ये सेना थे, सेना में थे ये। कौन? मोहन सिंह। उनकी सोच क्या थी? भाई अगर नए व्यक्तियों को हम अपनी सेना में शामिल करेंगे तो उन्हें कुछ ज्ञान होगा क्या? कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा। इनकी सोच थी क्यों ना जो रिटायर हो जाते हैं, सेना से रिटायर हो जाते हैं, उनको शामिल किया जाए, भर्ती किया जाए, तो एक्सपीरियंस होगा कि नहीं? भाई मान के चलिए कि 40 साल के बाद एज, क्या बंदूक चलाना उन्हें आता होगा कि नहीं? निशानेबाजी आती होगी कि नहीं? और वही लोग आकर फिर नए लोगों को भर्ती करेंगे तो ट्रेनिंग भी दे सकते। ये सोच थी कैप्टन मोहन सिंह की कि जो रिटायर हो जाते हैं उनकी एक सेना बनाई जाए। और ये कमाल करके दिखाया रास बिहारी बोस ने, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज ऐसे 1942 में बनाई। फिर जैसे जापान पहुंचे सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बना दिया क्या? आज़ाद हिंद सरकार। 1943 है यही आज़ाद हिंद फौज ही, लेकिन सरकार नाम दे दिया गया। ठीक है, स्थापना कब? 1943। किसने की? सुभाष चंद्र बोस। और इस आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री कौन हुए? ध्यान दीजिए। तो प्रधानमंत्री कौन हुए? प्रधानमंत्री प्लस राष्ट्रपति प्लस जनरल बोला जाता है ना। तो ये तीनों पद किसके पास थे? सुभाष चंद्र बोस के पास थे। इस सरकार के, आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री भी सुभाष चंद्र बोस थे इसके, और इसके राष्ट्रपति भी यही थे, और जनरल भी यही थे। क्लियर है बात? इन्होंने बना लिया जापान से, और फिर इसके बाद वहां से जापान से संबंध अच्छे किए, और जापान से अच्छे संबंध होने के बाद इन्होंने जापान उस समय कहां पर थी? जैसे इंग्लैंड कब्जा किए हुए था, ऐसे जापान भी माहिर था। छोटा सा देश जापान, छोटा सा देश इंग्लैंड, ब्रिटेन छोटा सा देश था, वो इतने देशों पर किए थे, तो जापान भी कमजोर नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में उसने बता दिया जापान ने कि मैं कितना खूंखार हूं। अकेले अमेरिका को हराने वाला एकमात्र देश जो सबसे दमदार छोटा सा देश हुआ, वो भर के आया, वो था जापान। लेकिन क्या करे, एक 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को 2 परमाणु बम फेंके गए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में फेंका गया, और 9 अगस्त नागासाकी में फेंका गया, 9 अगस्त 1945 में। फैट मैन और लिटिल बॉय, ये परमाणु बम के नाम थे। और अमेरिका ने क्या किया था? परीक्षण किया था पहली बार, और तबाह हो गए। नागासाकी और हिरोशिमा दोनों तबाह हो गए, और इसने हथियार डाल दिया जापान ने। नहीं तो अकेले ये दम खींचे था। द्वितीय विश्व युद्ध में यही जीत हो रही थी, जर्मनी की जीत, और इसके साथ में, और जापान जैसे आत्मसमर्पण कर दिया वैसे ही जर्मनी हार गया। यही एक अकेले दम लड़ रहा था सबसे, जापान छोटा सा देश। आज भी वहाँ स्थिति ये है नागासाकी हिरोशिमा में कि बच्चे जो पैदा होते हैं ना, तो कोई मतलब बहरे, कहीं अपंग रूप से पैदा होते हैं। अभी भी असर है 1945 का वहाँ पर नागासाकी हिरोशिमा में। पर्यावरण ये हाल होता है, और हाइड्रोजन बम फेंक दिया जाए तो क्या हाल होगा? ये तो परमाणु बम के, और ये पहला बम था, ये समझ लीजिए। और आपके बम कितने खतरनाक होंगे? नहीं, अभी तक कहाँ, परमाणु बम का नंबर ही नहीं आया। अगर शायद गिरा देंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, यूक्रेन रूस के बीच ऐसा हुआ था, लेकिन सब दिखावा है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रसिया और एक अमेरिका एक ऐसे देश होते हैं कि बीच बीच में ऐसा कार्य करते हैं कि हेडलाइन पे आ जाएं। ठीक है, अन्य देश समझे कि हमारी भी कोई छवि है। ठीक है, ये बहुत पीछे चला गया था ना रसिया आगे नहीं आ पा रहा था। अमेरिका तो हमेशा छाया हुआ था, लेकिन रसिया नहीं था, तो रसिया दिखा रहा था अमेरिका को कि अभी हम कमज़ोर नहीं पड़े। ठीक है, 1991 में बेघटन जरूर हो गया, लेकिन अभी हम कमज़ोर नहीं हैं। ठीक है, आ जाओ, देता था ना धमकी। कौन? पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। अरे नाटो आ जाओ, अमेरिका आ जाओ, सब आ जाओ, सबको निपटाएंगे एक साथ। ठीक है, हमारे पास सब हथियार है, परमाणु हथियार, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये सरकार बनाई और जापान से अच्छे संबंध ताल्लुकात रखे, और इन्होंने करार किया कि हमें ब्रिटेन से मुक्ति चाहिए।
और उस समय यहाँ पर कब्जा यानी पूर्वी एशियाई देशों में गुलाम कौन बनाया था? जापान बनाया था। ये आपका इंडोनेशिया वगैरह ये पूरा है ना, जापान का कब्जा था। और इस वजह से ये जापान की सहायता, जापान की सेना चली आ रही थी वहां से, ठीक है। जापान की सेना लिए सुभाष चंद्र बोस चले आ रहे थे। ये पूर्वोत्तर भारत से, ये मणिपुर, ये मेघालय है ना, इसी रास्ते से चले आ रहे थे भारत के। और यही पूर्वोत्तर भारत में जैसे प्रवेश किया म्यांमार से पूर्वोत्तर भारत में, वैसे ही 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त को परमाणु बम फेंक दिया और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये सेना सब पकड़ी गई, ठीक है। इन्होंने भी मना कर दिया, ऐसे है, कमजोर पड़ गए थे, और नहीं तो सेना चली आ रही थी 1945 की बात। फिर 15 अगस्त 16 अगस्त 1945 को एक दुर्घटना होती है। ये सुभाष चंद्र बोस की बात चल रही है। ये 6 अगस्त 15 अगस्त हो गया, वो 6 अगस्त 9 अगस्त हो गया। हमने कहा 15 अगस्त 1945 को एक प्लेन दुर्घटना हुई। प्लेन दुर्घटना में ऐसा कह दिया गया कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या हो गए, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त में इनकी मृत्यु हो गई 15 अगस्त 1945। अच्छा, 15 अगस्त नहीं मिलता है किताबों में, 16 अगस्त मिलता है, ठीक है। 16 अगस्त 1945 मिलता है। दरअसल 15 अगस्त की बात है, जब भारत स्वतंत्र हुआ ना, उसी दिन की बात है। ऐसे नहीं स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली है, ये डेट फिक्स है। सुभाष चंद्र बोस की दुर्घटना इसी दिन हुई थी 15 अगस्त को। लोग किताबों में छापने लगे, 16 अगस्त की बात करने लगे, ठीक है, कि ये फिर अच्छा नहीं लगेगा, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे अंग्रेजों ने 15 अगस्त को डेट चुनिंदा फिक्स की थी, इसी वजह से कि आप मुक्त हैं, आज़ाद हैं। दरअसल 16 अगस्त को बना दिया गया कि 16 अगस्त को प्लेन क्या हुआ था, ठीक है, क्रैश हुआ था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी प्लेन जो क्रैश हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हुए थे 15 अगस्त को, ये बात सही नहीं है। इन्होंने जानबूझकर ये कूद गए थे, ठीक है, जो पानी में कूद गए थे, ऊपर से प्लेन चल रहा था और उस पर आग लगा दी गई, यानी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये सुभाष चंद्र बोस जी बच गए थे। लेकिन बच गए थे, कुछ कारण था, कुछ साजिशें थी, क्योंकि ये ब्रिटेन वालों ने मांगा कि हम आज़ाद तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति हमें चाहिए, वो भी सुभाष चंद्र बोस। मात्र सुभाष चंद्र बोस हमें दे दीजिए और हमें किसी को नहीं चाहिए। और यहां गांधी जी ने क्या किया? ऐसी बात मिलती है, गांधी जी से नफरत क्यों करते हैं लोग? मैंने गांधी को क्यों मारा, पुस्तक है। तो गोडसे जो थे उन्होंने बताया उस पुस्तक में कि मैंने क्यों मारा, कारण यही था। ऐसा बताते हैं कि जो गांधी जी और ब्रिटेन के बीच बातें हुई, उसमें गांधी जी सहमत हो गए थे कि ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को आपको सौंपे दे रहे हैं, आप आजाद कर दीजिए। और इस कारण की वजह से गोडसे ने मार दिया था, ऐसा मिलता है गोडसे जो अपने उसमें पुस्तक में लिखा। और ये चीज़ बैन लगा दी पुस्तक में कि सभी लोगों को पता ना चले, क्योंकि गांधी जी भी छवि अच्छी रखने वाले हैं और कुछ नहीं है। एक तो वो हो गया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वाली बात, और एक ये वाली बात हो गई। अभी अन्य कारण और भी हैं, कुछ गांधी जी के और भी अन्य कारण हैं जो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इनके है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बाकी हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, ठीक है, हर व्यक्ति में जब किसी चीज़ की खोज की जाती है तो सब चीज़ें मिला करती हैं, ठीक है। लेकिन हम एक टीचर है तो मजबूरी है कि हम नहीं बता सकते कुछ भी। जो भी अन्य कारण भी थे, नाथूराम गोडसे ने अपनी पुस्तक में जो भी जिक्र किया कि इस कारण से कुछ ऐसे कारनामे थे उनके जिस वजह से ये नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। हाँ, हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं तो रिजल्ट मिला है हमें कि किन कारणों से ऐसा हुआ। हमने 2 कारण बता दिए, और भी अन्य कारण हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना ही है, आप लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है। कभी क्वेश्चन नहीं और अन्य आएगा, ठीक है, इस वजह से कोई ज़रूरी नहीं है चर्चा करना, ठीक है। और एक फिर हमारे देश के महापुरुष हैं, राष्ट्रपिता हैं, तो किसी भी महापुरुष के बारे में वैसे गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें भी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी है। बाद में ऐसा हुआ कि वो प्लेन से उतर गए। गोडसे के संबंध सुभाष चंद्र बोस जी से बहुत अच्छे थे, और जब ये हो गए तो गोडसे ने बताया
कि ऐसी ऐसी बात है, आपको सौंपने की बात कर रहे हैं, आप ऐसा करिए। उन्होंने प्लानिंग बनाई गोडसे ने, और गोडसे ने बचाया सुभाष चंद्र बोस को, और जब समुद्र में गिरे थे वहां से उन्हें बचाकर ले गए, और ये बाबा बन गए, सन्यासी बन गए सुभाष चंद्र बोस, और किसी को पता नहीं चला कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा थे। मतलब बहुत दिनों तक जिंदा रहे, कई लोगों को मिले भी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन भेष बदल के रहने लगे, अपना नाम चेंज करके रहने लगे। ये चीज है, शायद जहीरुद्दीन के नाम से ये रहने लगे थे, सुभाष चंद्र बोस जहीरुद्दीन के नाम से रहने लगे थे। हाँ बिल्कुल है, तो ये अपना हुलिया वगैरह सब चेंज कर लिया था, भेष बदल के रहते थे। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये हुई बात सुभाष चंद्र बोस जी की, ये अपनी एक कहानी है इनकी, और ये अकेले क्षमता रखते थे, हिटलर से संबंध, जापान से संबंध। एक कहानी हमने नहीं बताई इसमें, सिंगापुर गए, वहीं से जापान के होते हुए फिर सिंगापुर आए, और जब सिंगापुर आए ना, वहां से रेडियो के माध्यम से उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दें कि ये बहुत अच्छा समय है और आज़ादी के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दे। राष्ट्रपिता कौन? महात्मा गांधी जी हमें आशीर्वाद दें। वो मानते थे कि हमसे बुजुर्ग हैं, हमें आशीर्वाद दें, और यही एक समय है आज़ाद कराने का। विश्व युद्ध वहाँ चल रहा है, उसमें लगे हुए हैं, हम क्यों ना इसी में हम भी अब विरोध कर दें, विद्रोह कर दें, आंदोलन कर दें बड़ा सा। आप वहाँ करिए, मैं पूरी सेना लेके आ रहा हूँ, धावा बोल रहा हूँ। एकमात्र व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ऐसे नहीं कहा गया। सुभाष चंद्र बोस एकमात्र व्यक्ति जो विदेशों से ताल्लुकात रखते थे, एक देश नहीं कई देशों से अकेले क्षमता रखते थे, किसी की सहायता लिए बगैर। जर्मनी, जापान और ये सिंगापुर से होते हुए चले आ रहे थे, और ये अकेले व्यक्ति कोई भी अगर करना बहुत बड़ी बात ऐसे। और इन्होंने परीक्षा पास की थी, किसकी? ICS की परीक्षा। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आंदोलन करने लगता है ना तो बहुत खतरनाक होता है, ये चीज़ है। ठीक है, तो उसका दिमाग भी अलग होता है। एक उदाहरण दे, एक अन्ना हजारे का, अन्ना हजारे थे, उसके साथ में एक व्यक्ति और थे, अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के साथ में थे, कर दिया आंदोलन, आज मुख्यमंत्री बने हैं, आज मुख्यमंत्री। और उन्होंने दिखा दिया एक दिन के क्या मुख्यमंत्री, कौन? एक मूवी है अनिल कपूर की नायक मूवी, और उन्होंने दिखाया कि हाँ ये बिल्कुल सत्य होता है। 49 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, इस्तीफा दिया, और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार लाए, और अभी कोई जीतने वाला वहां से दिल्ली से है भी नहीं उनके अलावा। और उन्होंने जो दिल्ली में किया, ऐसी कोई सरकार नहीं आई जो दिल्ली में किया हो। दिल्ली की जनता पूरी खुश है। एकमात्र पूरे भारत में मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, एकमात्र मुख्यमंत्री है। ठीक है, हाँ, अब वो पढ़े लिखे हैं, वो भी IAS क्वालिफाई किए हुए, इंजीनियरिंग किया, IAS भी हैं, इंजीनियरिंग किया, और फिर इसके बाद IAS भी है। हाँ बिल्कुल है, सिसोदिया जी भी है। तो क्षमता है उसमें, और जो पढ़े लिखे बनते हैं ना राजनीति में, अगर सही से आ जाए ना, अगर भ्रष्टाचार पे लिप्त ना होना, उसमें क्षमता भी बहुत रहती है, वो नायक हैं। ठीक है, एक समय आएगा कि उनका भी लीडर में नाम आएगा कि भारत के एक लीडर रहे कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए भारतीय, और यहाँ पर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सोच रहे थे कि फिर से भारतीय शामिल हो, और कहा गया भारतीयों को कि आओ भाई सेना में शामिल हो जाओ, हम उपनिवेश राज्य का दर्जा दे देंगे, औपनिवेशिक राज्य का, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे। इंग्लैंड वाले ऐसा कहने लगे, ब्रिटेन वाले, कि हम देंगे। गांधी जी ने क्या किया बताइए? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। कब? 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट किया। ये क्या है व्यक्तिगत सत्याग्रह? द्वितीय विश्व युद्ध में तो भाग नहीं। वो कह रहे थे, पहले से घोषित कर दिया था कि भारत भी शामिल है हमारे साथ में, मित्र राष्ट्रों के साथ में। गांधी जी ने कहा, बताते हैं, हमें 2 बार इनाम मिल चुका है। ठीक है, एक तो रोलेट
ग्रेट एक्ट प्रथम विश्व युद्ध में, दोबारा गए गोलमेज में तो क्या मिला, कैमनल अवार्ड। उन्होंने पूरी जिद यहां पर निकाली व्यक्तिगत सत्याग्रह में, उन्होंने घोषणा कर दी भारतीय भी शामिल है, इन्होंने विरोध शुरू कर दिया व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। वो कहने लगे हम क्या हैं, हम शामिल नहीं हैं। हम इस युद्ध में शामिल ही नहीं हैं। सीधे उन्होंने कह दिया हम शामिल ही नहीं हैं, और उसी के नारे लगाने लगे कि हम शामिल ही नहीं हैं, हम नहीं है शामिल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोग जाएंगे ही नहीं। गांधी जी विरोध कर रहे हैं, और गांधी जी का मतलब जनता, गांधी जी का मतलब मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, तीनों शामिल रहते थे हमेशा गांधी जी। ऐसे सक्सेस हुए गांधी जी। जब तीनों वर्ग का सपोर्ट होता है ना, वो व्यक्ति हमेशा सक्सेस होता है राजनीति में। ठीक है, और ऐसे सक्सेस हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह यही है, और इसमें सत्याग्रह चलाने वाले व्यक्ति कौन थे, विनोबा नहीं गांधी जी थे। प्रथम सत्य व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने वाले व्यक्ति कौन थे, गांधी जी थे। सत्याग्रही, सत्याग्रही कौन थे, अब सत्याग्रही का मतलब अपनाने वाले। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे, सत्याग्रही प्रथम थे विनोबा भावे। अच्छा, क्या है सत्याग्रही, बताइए। द्वितीय, तृतीय, ब्रह्मदत्त क्या होता है सत्याग्रही, जो सत्य के लिए सत्याग्रही सर्च करिए क्या है सत्याग्रही। सत्याग्रही खुद अपने आप गिरफ्तारी दे रहे थे ये, हमें पकड़ो, हमें जेल में डालो, ठीक है, ऐसे थे सत्याग्रही। हो गया। तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही थे जेएल नेहरू, और तृतीय सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। जब बहुत कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो ये तीसरा पूछेगा, जो कि किताबों में, छोटी किताबों में नहीं मिलता ये तृतीय का उल्लेख। ठीक है, ये सत्याग्रही क्या थे, सत्याग्रही सत्याग्रह जो करते हैं ना, सत्य के लिए आग्रह, तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था। तो सत्याग्रह में ये था कि भाई हम विरोध करते हैं इसका, हम शामिल नहीं हैं, अब पकड़ना हो तो पकड़ ले जाइए। खुद जगह बताते थे कि यहाँ आ जाइए, हमें पकड़ लीजिए, इस स्थान पर हम सत्याग्रह कर रहे हैं, आप आ जाइए यहाँ पर पकड़। पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दे देते कि हम वहाँ करेंगे, आ जाइए, हमें पकड़ लीजिए, हम तैयार हैं गिरफ्तार होने के लिए। ठीक है, ये चीज थे। जैसे वो भगत सिंह ने किया था ना, कि जिन बहरों को सुनाई नहीं देता तो वे बम के धमाके सुन ले असेंबली हॉल में फेंका था, वही चीज यहाँ भी थी। बता देते थे कि हम उस जगह पे जाएंगे, सत्याग्रह करेंगे, आके पकड़ लीजिए हमें, खुद पहले से वो कह देते थे। तो ये चीजें थी, ये थे सत्याग्रही। प्रथम कौन थे, विनोबा भावे, द्वितीय थे जेएल नेहरू, और तृतीय थे ब्रह्मदत्त। क्लियर है बात। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों चलाया गया था, कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हैं, हम शामिल नहीं है। किसने चलाया, गांधी जी ने। और ये सत्याग्रही हैं अपनाने वाले 3 व्यक्ति, बाकी तो फिर बहुत हो गए, लेकिन यहाँ तक पूछता। अभी तक तो प्रथम और द्वितीय पूछता रहा ज्यादातर, लेकिन तृतीय भी पूछ चुका है। हाँ, नहीं पीसीएस में हो या किसी में एक बार पूछ चुका है इसका तृतीय। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में कुछ आया क्या, और क्या आया था, 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त तो जानते ही है ना, महीने को कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 को आया। क्या है अगस्त प्रस्ताव, कि औपनिवेशिक का दर्जा देंगे। जब इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया ना, उसी समय ये भी है। तो इन्होंने क्या किया, पहले अगस्त प्रस्ताव जैसे 1940 में आया, तो इन्होंने कहा हम औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे, ये कर देंगे, आप टेंशन न लीजिए, लेकिन आप शामिल हो जाइए, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए। जब आप ठीक
ठीक है। और ये इन्होंने फिर गांधी जी ने क्या किया, मना कर दिया और अपना ये चालू रखा, अपना ये चालू रखा। पहले तो उन्होंने घोषणा कर दी कि शामिल है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि नहीं है, और जब ये सुना तो फिर इन्होंने भेजा कि ऐसी ऐसी बात है, और जब भेज दिया तो फिर इन्होंने कह दिया नहीं, हमें कोई नहीं बात नहीं माननी, कोई बात ही नहीं माननी। अगस्त प्रस्ताव 1940 ये भी क्या कर दिया, ठुकरा दिया। जब ठुकरा दिया तो फिर एक और आया, क्रिप्स मिशन आया। फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में फिर भेजा दोबारा से, 42 में, फिर 40 के बाद 42 में भेजा। अरे भाई शामिल हो जाओ, हालत तो हमारी खराब ही है, लेकिन अब किसी को क्या पता कि अपनी हालत कोई थोड़ा बयां कर देगा। वो कह रहे हैं कि आप शामिल हो जाओ। भारत एक बड़ा देश था कि भारतीयों से क्या मिल जाएगा हमें, गरीब देश, हमने तो लूट ही लिया, गरीब है। और जितना हो सके, क्योंकि गुलामी की जंजीर यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं कि भारत में अंग्रेजों के भक्त नहीं थे, इस वजह से वो सोच रहे थे कि कम रुपए में और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक मिल जाएंगे यहाँ से। उन्हें युद्ध में क्या चाहिए, सैनिक ही चाहिए, सैनिक की ज़रूरत थी, इस वजह से भारत के पीछे पड़े थे। ठीक है, अब भूटान नेपाल थोड़ा जाएंगे, वो तो भारत देखेंगे ना, बड़ा यही है। तो भारत को देख रहे थे कि आ जाओ भाई। और फिर प्रस्ताव उन्होंने रखा क्रिप्स मिशन के तहत। क्रिप्स मिशन में ठीक है, संविधान हाँ सभा की भी बात की गई थी, ये चीज़ें सब चीज़ें थी। गांधी जी ने फिर ठुकरा दिया, मतलब सभी कांग्रेसियों ने सबने ठुकरा दिया इसे। और जब ठुकरा दिया क्रिप्स मिशन 1942 में, तो फिर एक आया 42 में ही, कब, चलिए 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 रखते हैं अभी। ठीक है, क्या है 8 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, कब, 8 अगस्त। अच्छा आप लोग देख रहे हैं 1 अगस्त 1920 क्या है, ये भी अगस्त, ठीक है। फिर ये अगस्त प्रस्ताव, फिर ये अगस्त, स्वतंत्रता किसने दिलाई, इसने। इसी वजह से भारत में जो क्रांति हुई ना, जो स्वतंत्रता मिली ना, वो कहते हैं अगस्त क्रांति की वजह से मिली, ध्यान दीजिए। और जितनी भी क्रांति बड़ी बड़ी हुई ना, वो सब अगस्त में हुई हैं। अगस्त में क्यों हुई हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जानते हैं क्या, क्या भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगस्त का महीना एक ऐसा महीना होता है कि सब फ्री हो जाते, गांव में चले जाइए सब प्लेइंग कार्ड खेलते मिलेंगे, बारिश होती रहती है तो प्लेइंग कार्ड, पत्ते जिसे कहते हैं, ताश खेलते मिलेंगे, गांव में चले जाइए, क्योंकि पानी बरसता रहता तो आराम से घर में रहते, 3-4 लोग हो जाते, आराम से टाइम पास करते हैं, खेती से मतलब नहीं रहता उस समय, इस वजह से सब फ्री हो जाते हैं। अब बात जब स्वतंत्रता की आई तो सब फ्री दिमाग। और आप समझते हैं ना, अगस्त में बारिश होती है, अगस्त से सितंबर, अगस्त में बहुत अच्छी, और गर्मी भी बहुत होती है। एकदम से बारिश हो गई और फिर रुक गई, धूप निकल आई तो गर्मी उमस ज़्यादा होती है ना, दिमाग काम नहीं करता है, और वो गर्मी जो है ना, यही क्रांति रूप ले लेती है कि चलो यहाँ से अच्छा कि निकलो बाहर करते, और ये है अगस्त क्रांति। ठीक है, तो अगस्त की क्रांति ने ही भारत को क्या दिया, आज़ादी दिलाई। ठीक है, याद रखिए। तो 8 अगस्त 1942 की बात करते हैं। 8 अगस्त 1942 की रात की बात है, मीटिंग हुई। कहाँ मीटिंग हुई, ग्वालियर टैंक में, लिख लीजिए, ग्वालियर टैंक में, हाँ ग्वालियर न कर लीजिए, ग्वालियर टैंक मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान है, तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई रात में, ये रात का समय था, और ये अधिवेशन टाइप में, जैसे अधिवेशन नहीं होता था तो अधिवेशन में सब लोग शामिल, ऐसे ही एक मीटिंग बुलाई गई। 19 ग्वालियर टैंक मुंबई में एक मीटिंग बुलाई गई, और उसमें इसलिए मीटिंग बुलाई गई कि अच्छा समय है, क्यों ना एक आंदोलन खड़ा किया जाए। अच्छा
ठीक है। जब बात आई कि आंदोलन खड़ा किया जाए तो गांधी जी आंदोलन के मामले में तो माहिर थे, ठीक है। और फिर जो वकील होते हैं तो वो बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं। उन्होंने कहा मैं खड़ा करूंगा। अब इस बार फिर से मुझे एक आंदोलन खड़ा करना है, ठीक है। तो ग्वालियर टैंक मुंबई में 8 अगस्त 1942 शाम को यानी रात को मीटिंग हुई और उस मीटिंग में गांधी जी ने क्या कहा कि मैं एक आंदोलन और करना चाहता हूं बहुत बड़ा। जितने कांग्रेसी थे उन्होंने कहा चुप बैठ जाओ आप, ठीक है। उन्होंने ऐसे कहा कि चुप बैठ जाओ। उन्होंने कहा, अब गांधी जी तो गांधी जी अब क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल पाए। करे चुप बैठ जाओ, हमने देख लिए आपके 2 आंदोलन कौन कौन से। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन, एक छोटी सी घटना क्या हो गई, चोरी चौरा कांड। अरे मरने थे तो मर जाते ना, और मरते, लेकिन आपको वापस नहीं लेना चाहिए था, हम तभी आजादी पा जाते। आपने वापस ले लिया छोटी सी बात में। फिर इसके बाद 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया और इरविन क्या मान गए, 11 सूत्री आपने फिर बंद कर दिया और फिर से शुरू किया और फिर 1934 में बंद कर दिया दोबारा से पूर्णतया। सब लोग कहते रहे कि आंदोलन बंद नहीं होगा, आपने बंद कर दिया। हम 2 आंदोलन देख चुके, इतने बड़े आंदोलन थे, लेकिन आपने सब सत्यानाश कर दिया और इसी बदौलत से अभी भी हम आज़ाद नहीं हो पाए। गांधी जी को बुरा लग गया और ये बात बुरी लग गई तो उन्होंने एक शब्द बोला, वाक्य बोला जो फेमस हो गया। उन्होंने कहा मैं देश की मुट्ठी भर बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। उनके ये शब्द हुए थे उसी समय कि देश की मुट्ठी भर बालू से ही मैं कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कर लो आंदोलन, कर लो, जितने कांग्रेस वाले हैं करो आंदोलन, अब मैं देश की मुट्ठी भर बालू से ही आपसे ज्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जब कांग्रेस वाले थे उन्हें लगा कि गांधी जी तो बुरा मान गए, अगर गांधी जी एक तरफ हो गए ना तो हमारा आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधी जी में वो पावर थी कि किसी में नहीं थी। जन आंदोलन के मामले में उन्होंने कहा गांधी जी ऐसा है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, ठीक है आप ही करिए, हम आपके साथ में। फिर मनाने लगे गांधी जी को, फिर गांधी जी माने और उन्होंने कहा कि ठीक है कल से ही स्टार्ट होगा। यह 8 अगस्त रात की बात है और 9 अगस्त से स्टार्ट हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। ये रात की बात है। अंग्रेजों को पता चल गया कि ये क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू करने वाले हैं। उन्होंने रात के 12 बजे, 8 अगस्त की बात है, रात के 12 बजे 0 आवर शुरू कर दिया, ऑपरेशन 0 आवर, ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर लिख लीजिए। रात के 12 बजे स्टार्ट किया ऑपरेशन 0 आवर अंग्रेजों ने, और ढूंढने लगे जितने क्रांतिकारी थे उन लोगों को गिरफ्तार करने लगे रात 12 बजे से। और यह बात गांधी जी को अच्छे से पता थी कि अंग्रेजों को पता चल जाएगा और जैसे आंदोलन हम स्टार्ट करेंगे जितने भी आंदोलनकारी हैं मुख्य पहले जेल में डाले जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि इस बार का आंदोलन वैसे नहीं रहेगा जैसे पहले हुआ। इस बार का आंदोलन है डू एंड डाई वाला, करो या मरो वाला। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन करो या मरो वाला आंदोलन होगा, करो या मरो आंदोलन, डू एंड डाई। ये गांधी जी पहली बार ऐसा आंदोलन खड़ा किया था, करो या मरो वाला। और साथ में इन्होंने एक बात और कह दी, सत्ता हिंसा गया अपने भाड़ में। उन्होंने कहा कि देखिए जितने प्रमुख आंदोलनकारी हैं वो पकड़े जाएंगे, या हम अभी से बताए दे रहे हैं वो पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे। तो जो भी बचे वो उसका नेतृत्व करेगा, ठीक है, और वो भी अपने स्वविवेक से, जो उसकी इच्छा करे उस तरीके से नेतृत्व करे, हम कुछ नहीं कहेंगे।
स्वविवेक पर निर्भर है उनके कि वो कैसा नेतृत्व कर रहे हैं। और इसी उसमें 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया अगले ही दिन, और प्रमुख आंदोलनकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। और जो मुख्य अगर मंच नेतृत्व करने वाला कौन बचा, कोई नहीं बचे हेड, तो इसमें उभर कर आई थी कौन, अरुणा आसफ अली। इसी आंदोलन में उभर के आई थी अरुणा आसफ अली। ये महिला हैं अरुणा आसफ अली, इसी आंदोलन में उभर के आई थी और इन्होंने नेतृत्व किया था बहुत अच्छे से रेडियो के माध्यम से, अरुणा आसफ अली ने। और इसी वजह से क्या बोला जाता है इन्हें, क्या बोला जाता, ग्रैंड ओल्ड, हाँ और क्या बताइए, इसी को बोला जाता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसे, दादा भाई नौरोजी। और वोमैन लेडी किसे बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी। यह है अरुणा आसफ अली, भारत की वयोवृद्ध महिला। किसे बोला जाता है, अरुणा आसफ अली को बोला जाता है इसीलिए। ठीक है, ये चीज है, क्लियर है बात। अरुणा आसफ अली नहीं, रेल मंत्री हुई, ये कहाँ, वही तो ये नहीं है। एकमात्र एक महिला तो रही है, अमृता नहीं कुमारी, अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर रही हैं। ठीक है, और वो काफ़ी दिनों तक रही हैं। ठीक है, अरुणा आसफ अली ये हो गया। ठीक है, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया 9 अगस्त को, सीधे जेल हो गई। गांधी जी ने क्या किया, जेल में अनशन शुरू कर दिया, अनशन शुरू कर दिया। अब कोई बात माने, यहाँ विश्व युद्ध चल रहा तो कोई बात ही नहीं मान रहा था। उन्होंने क्या कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया गांधी जी ने। आमरण अनशन, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक खाना पीना त्याग, जेल में खाना पीना त्याग कर दिया। तब भी नहीं अंग्रेज सुन रहे थे। अब बात आई होगी कि अब तो गड़बड़ हो गया, गांधी जी ने त्याग दिया आमरण अनशन वहीं पर। अब कोई सुन नहीं रहा था तो त्याग दिया। जब त्याग दिया फिर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, 1944 में कस्तूरबा गांधी जी की तबीयत खराब हो गई। ठीक है, गांधी जी की कस्तूरबा की तबीयत खराब हो गई, उनकी पत्नी थी ना कस्तूरबा, तबीयत खराब हो गई। सुनने में आया तो बात आई निकलने की, तो जेल से नहीं निकाला गया, फिर कस्तूरबा चल बसी। जब मृत्यु हो गई तो फिर इसके बाद उन्होंने जेल में क्या किया, ठीक है, उपवास 13 दिन का, 13वीं होती है ना, 13 दिन का उपवास किया। और जब उपवास किया तो इनकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो फिर 1944 में इन्हें छोड़ दिया गया। ये चीज़ है, ये 1944 की बात है, गांधी जी को 1944 में छोड़ दिया गया, 42 में जेल में डाला गया था। ये चीज़ है, क्या चीज़, किसने, अरुणा आसफ अली। हाँ, तो ये है। और ये भागीदारी, महिलाओं की बात करें स्वतंत्रता संग्राम में, ये एकमात्र महिला थी तो बहुत, लेकिन लीड रोल ये निभा रही थी अरुणा आसफ अली, ये उभर के आई थी। ठीक है, तो कोई भी हो, अगर महिला है तो उसका तो नाम होता है। आप अगर अग्रणी होती है तो वो तो नाम होता किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, होना चाहिए सभी को। ठीक है, चलिए तो यहीं पर समाप्त करें कि और बढ़े।